आगे बढ़ेगा। अभी कल मैं एक दुकान से सामान खरीद रहा था, राशन का सामान खरीद रहा था। अब वो राशन की जो सामान जिससे मैं ले रहा था उसकी 3 दुकानें थी और आगे भी बहुत जगह, 2 गुना पैसे कर दिए हैं। और बड़े बड़े दिग्गज विश्लेषक जिसमें अंदर CLS से सिटी, JM फाइनेंशियल और एक आधे और हैं। अब वो बाहर निकल कर आए और कुछ इसके टारगेट 9 रुपये के दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट इतना बेकार आया है कि कहीं ना कहीं ओला फिर से ये 30 के लेवल पर ना आ जाए, क्योंकि भैया रिजल्ट में जब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट की। उसका Q4 आ गया है, उसकी रणनीतियों को समझेंगे, कितना डिविडेंड दिया वो समझेंगे, क्या क्या काम करती है वो समझेंगे, आगे का क्या वो विस्तार कर रही है वो समझेंगे, देश विदेशों में वर्क क्या करती है उस स्थितियों को समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे हम BHEL के बारे में, यानी भेल के बारे में। उसके ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो उस अपडेट को भी समझेंगे कि भेल की रणनीति इस अपडेट से क्या हो रही है और जो वो वर्क कर रहा है वो किस किस चीज़ में वर्क करता है, क्या उसका योगदान भारत के अंदर है, वो स्थितियों को समझ लेंगे। दूसरी बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट इतना बेकार आया है कि कहीं ना कहीं ओला फिर से ये 30 के लेवल पर ना आ जाए, क्योंकि भैया रिजल्ट में जब सेल दिख जाए, वो भी रेवेन्यू हमें कम दिख जाए, तो यानी कि ओला ने जितनी भी चीज़ें पीछे की हैं, जो वो कह रहा था कि उसने इतनी यूनिट ये वो सब है, उसमें कुछ भी ऐसा विस्तार उसके फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट में नहीं देखने को मिला। हमने जब भी ओला का जिक्र किया है तो हमने एक बात पर ध्यान दिया है कि वो अपने Q4 में इस बिकी हुई इकाइयों से कितना राजस्व को बढ़ाएगा घटाएगा, वो हमारे लिए एक्चुअल है। तो यानी कि अब ओला के अंदर फिर से हमें और समय देना पड़ेगा। वो ओला की कहानी ख़त्म नहीं है, पर मैंने आपको क्या कहा, रिजल्ट जो है आगे की 3 महीने की कहानी और बढ़ा देता है ना। तो रिजल्ट आ गया इसका टेंशन वाला, उस स्थिति को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया धमाकेदार तेजी के साथ करीब 1-2 साल के अंदर इसने 2 गुना पैसे कर दिए हैं, है ना। तो करीब इसने 2 गुना पैसे कर दिए हैं और बड़े बड़े दिग्गज विश्लेषक जिसमें अंदर CLS से सिटी, JM फाइनेंशियल और एक आधे और हैं। अब वो बाहर निकल कर आए और कुछ इसके टारगेट 9 रुपये के दे रहे हैं और कुछ इसके टारगेट 14 के दे रहे हैं, कोई 12.5 का दे रहा है, कोई 13 का दे रहा है। एक बात गौर याद रखना, मेरी बात समझना, जब वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर बढ़ा रहा था, कुमार मनन बिल्ला आ रहे थे, बैंक पैसे के लिए बातचीत हो रही थी, आगे की विधियां बताई जा रही थी, AGR की स्थितियां बताई जा रही थी, तब ये विश्लेषक उसी वक्त क्यों नहीं निकल कर आए कि अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर है प्रॉब्लम। आए उस वक्त नहीं आए। कब आए? जब ये अपने अब के हाई में है। अब हो नहीं सकता इससे आगे भी जाए पीछे जाए, लेकिन एक समझो, क्या कोई ये सिस्टम है? क्या ये कोई सिस्टम बिठाया गया है कि वोडाफोन आइडिया एक के बाद पॉजिटिव न्यूज़ देगा, उससे शेयर प्राइस ऊपर चल जाएगा, फिर विश्लेषक आएंगे कि अब ये बहुत ऊपर चला गया है, अब ये नीचे भी जा सकता है। कुछ सिस्टम है क्या ये चीज़ें जहाँ पर पब्लिक परेशान हो जाए? सोचो कि जब मैंने कुछ अच्छा वर्क किया और तब मेरे आसपास के लोग नहीं आ रहे बताने के लिए तूने गलत किया, ये फिलहाल तू अच्छा कर रहा है और तेरे पास तो बहुत कर्जा है, तू तो बाद में फिर परेशानी हो जाएगा। तब कोई बता रहा उस वक्त नहीं। कब? जब मैंने गाड़ियाँ खरीद ली, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब भाई लोग भागो भाई, अब इनका कैसा होगा। तो कुछ बाजार में रणनीतियाँ अलग होती हैं। आसानी से आपके मेरे हाथों में शेयर दिए जाएंगे
और आसानी से लिए भी जाएंगे। समीकरण को जो जो समझ जाए वो आगे बढ़ेगा। अभी कल मैं एक दुकान से सामान खरीद रहा था, राशन का सामान खरीद रहा था। अब वो राशन की जो सामान जिससे मैं ले रहा था उसकी 3 दुकानें थी और आगे भी बहुत जगह थी। तो जब मैं उससे सामान ले रहा था, मंदा चल ही रहा है आजकल, ऑनलाइन सब कुछ बिक रहा है, ऑफलाइन तो भैया बहुत ही कमी हो रही है चीज़ों के बारे में। अब एक बंदा और सामान लेने आ गया, थोड़ा सा मेरे से बड़ा। वो कहने लग गया कि भैया आप अपने राशन से भी कमा रहे हो और आगे 1-2 फास्ट फूड की रेडियाँ लगा दो या कुछ लगा दो, उससे आप और पैसा कमा लोगे। उसने कहा ठीक है जी, कर लेंगे। उसके जाने के बाद उस दुकानदार ने मुझे ये कहा है कि लोग सलाह देने आ जाते हैं, लोग बताने आ जाते हैं, पर इसके पीछे जो खर्चा होगा, जो लेबर का खर्चा होगा, काम चले ना चले का चीज़ें होंगी, मेरा इतना पैसा लग जाएगा, मुझे अलग से काउंटर बनाना पड़ेगा। और तब जब मैं पहले मंदे पर बैठा हूँ, पहले मेरे पास पैसा नहीं है, तो लोग उस खर्चे को, उस विधि को नहीं बताएंगे, उस प्रॉब्लम से निकलने की स्थितियों को नहीं बताएंगे, बल्कि सलाह सब देकर जाएंगे। ये वैसे ही है कि अगर किसी को दिल्ली जाना है तो वो ये कहेगा कि दिल्ली के बस अड्डे में मिलेगी, वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास पैसे हैं। बीच बीच में दिल्ली में स्टॉपेज आते हैं, जाने से पहले वहाँ बड़ी बड़ी आपको गर्मी भी लग सकती, कुछ पीने पाने के लिए पैसे हैं, गाड़ी में पंचर, ये कोई नहीं बताएगा कि बस अड्डे से पकड़ लो जी, वहाँ से मिलेगी दिल्ली, ये तो सबको पता है। तो सलाह देने वाले बाजार के अंदर भौर हैं, बहुत हैं, पर समझाने वाले बाजार के अंदर बहुत कम है। और आज की वीडियो बड़े माइंड से आपको समझकर चलनी पड़ेगी। पहले ओला को पकड़ते हैं, क्योंकि ओला ने एक के बाद एक अपडेट ये सब कुछ देकर अपने प्राइस को 40 से ऊपर पहुंचाया। फिर वो सारी चीज़ें जब उसके अंदर होगी तो धीरे धीरे शेयर नीचे की तरफ आया। और अब इसकी उम्मीद Q4 से बन रही थी, क्योंकि पिछली चीज़ें इसने जो यूनिट बेचने के बारे में बताई थी वहाँ पर ये पॉजिटिव संकेतों के साथ था। अब मैंने आपको कहा ना कि वहाँ पर भी आपको अपनी स्थितियाँ देखने की, आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आप अगर न्यूज बेस चल रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट आता है, कमाने के मौके आते हैं। और अगर आप उसके फंडामेंटल के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर उसके फंडामेंटल को आपको बहुत अलग ढंग से समझना है। तो वो सारी चीज़ों ने, देखो ओला की कहानी मैं फिर कह रहा हूँ ख़त्म नहीं है, क्योंकि इसकी जो 6 गीगावाट की फैक्ट्री है, जिसे आगे जाकर ये और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसने एक अपडेट दिया था। वो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था कि यहाँ की कंपनियों से भी बातचीत हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं, और बाहर भी बात हो रही है। और ये मैंने आपको पहले कहा था कि विदेशों में की तरफ अगर ये बैटरी अपनी देगा या ध्यान देगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकतर कंपनियों के पास 2 व्हीलर में तो काम कर रहे हैं, पर वो बैटरी किसी और से लगा रहे हैं। अब उस कार्य के लिए इसकी पहली 4680 बैटरी, जो भारत की एक इंपॉर्टेंट बैटरी है, उसके ऊपर ओला वर्क कर रहा है। तो अधिकतर ये देखने को मिल रहा है, ओला अपने स्टोर भी बंद कर रहा था, तो इसका दिमाग अब बैटरी में है। पर वो सारी विधियां ओला के शेयर में आती है, ओला इलेक्ट्रिक में आती है, वो सारी बैटरी का कारोबार भी। तो कहीं ना कहीं ये बैटरी के कारोबार को और बढ़ा सकता है, थोड़ा सा माइंड में ये लेकर चलना। और दूसरा, ये बाइक और अपनी स्कूटी बेचेगा, वो जो जो चीज़ें करेगा ये फिर अलग ढंग से बताएगा। फिलहाल तो ओला ने निराश कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक की चौथी तिमाही के नतीजे शुद्ध घाटा कम हुआ, लेकिन राजस्व में 50% से अधिक की गिरावट आ गई है। बहुत बड़ी निगेटिव चीज़ हमारे सामने आ गई है, जिससे हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अगर हम इसके घाटे की बात करें तो इसने 870 करोड़ रुपए पिछले मार्च 2025 में घाटा किया था। अब इस घाटे को इसने 500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो यानी कि साल दर साल इसने अपने घाटे को कम किया, पर क्वार्टर दर क्वार्टर ही अपने घाटे को बढ़ा रहा है। तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो कंपनी के अंदर 56.6% की गिरावट आई है पिछले साल की तुलना में राजस्व में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो 611 करोड़ रुपए से घटकर अब 265 करोड़ रुपए की इसने ये सेल कर दी है। ये बहुत निगेटिव हमारे हो गया कि 265 करोड़ की मात्र। देखो, अगर हम दिसंबर 2024 में देखें 1045 करोड़ की सेल थी, जब उस वक्त कंपनी के शेयरों में तेजी थी। मार्च 2025 में 611 करोड़ की सेल करी, फिर 828 करोड़ की करी, फिर 690 करोड़ की करी, दिसंबर 2025 में 470 करोड़ की करी, अब 265 करोड़ की। इतनी कम सेल,
ये ओला के लिए बड़ी निगेटिव चीज़ है और उन निवेशकों के लिए भी कि इसने अपने राजस्व में कमी की है। अब बढ़ाएगा जब तो ये अपनी स्थिति को, तो यानी कि ओला में फिर से 6 से 7 महीने और लगने की उम्मीद है जहां पर ये अपनी स्थिति को सुधारेगा। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में निवेश 1 साल में 2 गुना हो गया है। मैकवरी, जेपी मॉर्गन और अन्य वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों के विश्लेषकों का कहना है, मैंने फिर कहा ना कि ये सिस्टम से चीज़ें हो रही हैं, जब शेयर ऊपर है तब ये विश्लेषक निकल कर आए हैं। वोडाफोन आइडिया पर मैकवरी टिप्पणी। मैकवरी ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों में क्या बताया कि 9 रुपये तक लक्ष्य निर्धारित उन्होंने कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर हम कल के भाव देखें 13.52 रुपये प्रति शेयर से, तो लगभग 33% की गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे परिचालन की दृष्टि से अनुमान के अनुरूप और एजीआर बकाया की वापसी से प्राप्त एकमुश्त लाभ के कारण शुद्ध आय में वृद्धि है सिर्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो, तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, क्या बताई है कि जो एजीआर में राहत दी गई थी वो सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से उसका इतना ज्यादा प्रॉफिट आया, इसे इस प्रॉफिट को दिल पर नहीं लगाना है। और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने आज वो आपको बात बताई है जो मैंने उस रिजल्ट में आपको बात बताई है। तो ये दृष्टि होती है कंपनी को देखने की, समझ रहे हो। ये आपने और मैंने देखा, मैंने आपको समझाया, अब उसकी भी तो पुष्टि होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं वो सही है। तो वो सारी चीजें हैं। तो मैकवरी का मानना है कि Q4 नतीजों में जो भारी मुनाफा दिख रहा है वह असल में एजीआर बकाया ड्यूज के वन टाइम अकाउंटिंग गेन की वजह से है। वही बात होगी जो मैंने आपको बता रहा था कि इसको दिल पर नहीं लगाना। अगर ये चीज़ एजीआर वाली इसमें नहीं होती तो ये कम से कम लॉस करता और ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, ये एजीआर वाली जो अभी राहत हुई, ये पैसा तो कुछ है नहीं, ये तो अकाउंटिंग है, ये तो देना ही पड़ेगा इनको जब भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे सब्सक्राइबर का घटना, उन्होंने अभी भी कहा कि पूरी तरह से कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया के अलावा आप एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। तो उन्होंने अलग चीज़ हमें बता दी है ना। तो 9 रुपये के उनके टारगेट है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भी भैया 9 रुपये के टारगेट दे दिए हैं और आप यहाँ सारी चीज़ें समझ सकते हैं किस वजह से दिए। नुमेरा ने 12.5 रुपये के टारगेट दे दिए, ये भी आप समझ सकते हैं। सिटी रिसर्च जो पहले भी टारगेट काफ़ी ऊपर दे चुका है, ये 14 रुपये का बता रहा है और कह रहा है कि भैया बैंक जो स्कोस्ट्रीम के माध्यम से जो SBI है वो पैसा जुटाएगा, वो एक महत्वपूर्ण संकेत दिख रहा है। दूसरा, जो इसके कुमार मंगलम बिरला आए हैं प्रमोटर में और ज़्यादा वृद्धि होगी, तो वो एक जान की स्थितियाँ दिखा रहा है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है। ये सारा सिटी रिसर्च बता रहा है और 14 रुपये का उसने टारगेट दे दिए हैं। CLSA JM फाइनेंशियल ने CLSA ने करीब 13 रुपये के टारगेट दिए हैं और JM फाइनेंशियल ने करीब 14 रुपये के टारगेट दिए हैं। मैं आपको कहा ना कि ये तब आए हैं जब वो सारी अच्छी न्यूज़ इसके अंदर समा गई है और उसके बाद ये सब निकल कर आए। तो लगता है कि कुछ सिस्टम से चीज़ें जो हैं बाज़ार के अंदर होती हैं और उसे हम समझ नहीं पाते। ये हमारे लिए बड़ी भूल का विषय बन सकता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट का Q4 आ गया और उस Q4 को समझने से पहले कुछ बातों को आज हम समझ कर चलेंगे। 2001 की बात करें तो 50 पैसे करीब का ये शेयर था। कंपनी ने अपनी बेहतर स्थितियों के साथ जब पकड़ पकड़ी तो जनवरी 2022 में कंपनी का जो शेयर था हाई 70 रुपये लगा कर गया था। उस वक्त से कंपनी के अंदर काफ़ी निवेशक इसके अंदर फंसे पड़े हैं, एक हिसाब से लोग सोच समझ रहे हैं। और एक छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बताऊं तो कंपनी के जब शेयर 50 पैसे करीब का था, उससे पहले अगर हम 2020 की स्थिति देखें तो 6-7 रुपये में कंपनी का शेयर डोलता था। उसके बाद लगातार 70 रुपये जाना, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब ये जो कंपनी है अपने काफ़ी नीचे के स्तर से, 70 के से बहुत नीचे के स्तर से टहल रहा है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये सारी इसकी पिछली चीज़ें हैं। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ये दुनिया के सबसे बड़े होम टेक्सटाइल, यार्न, टॉवल्स और बेड लाइनन सप्लायरों में से एक है। यानी कि देश से बाहर जो अपनी सप्लायर करता है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण कंपनी पेपर और केमिकल्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, जहाँ पेपर इसका बहुत बेस्ट आता है। गेहूं के भूसे से ये पेपर बनाने वाली पहले एक कंपनी इस तरह की है, ये आप समझ कर सकते हैं। केमिकल्स का भी अच्छा खासा वर्क है जो इसके बिजनेस के रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ काम। दूसरा, कंपनी की स्थिति देखिए तो कंपनी ने अभी Q4 भी दिया है। कंपनी 50 पैसे का डिविडेंड भी दे रही है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। ये एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब खुद संभालते हैं ये ट्राइडेंट वाले।
इको फ्रेंडली पेपर सेगमेंट में इनका कोई मुकाबला नहीं है, आप समझ कर चलें। ग्लोबल प्रेजेंस बहुत मजबूत है, खासकर यूएस और यूरोप के मार्केट्स में। तो सर इस कंपनी के अंदर वो वाली सेल क्यों नहीं देखने को मिल रही है? देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ की नीतियां, उससे पहले कोरोना की नीतियां, और उसके बाद अब देखें तो युद्ध की नीतियां, और ये जो कंपनी है ये निर्यात पर ज़्यादा निर्भर है। जब कोरोना आया तो क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड थम गया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की स्थिति लगाई तो क्या होगा? तो वहां पर भी कुछ आपको उथल पुथल देखने को मिली है। फिर वो सही होती देखने को मिली तो फिर युद्ध हो गया है। तो जब तक कि ये युद्ध चल रहा है, एक चीज़ और बता दूं, बाजार के मोल, मैंने आपको पहले कहा था, तो हमारे मोदी जी ने जो कहा है कि साल भर के लिए चीज़ें वो, और दूसरा जब तक कि युद्ध चल रहा है तो कभी भी कुछ अच्छा और कुछ बेकार आपको नहीं बाजार में समझना है। तो ट्राइडेंट एकमात्र ऐसी कंपनी है भारत के अंदर जो विदेशों में अच्छा खासा एक्सपोर्ट अपने टेक्सटाइल की चीज़ों का करती है। तो सबसे पहले समझे कि देश के साथ साथ विदेशों के लिए भी इसकी जो बेहतर स्थितियां होंगी वो विदेशों पर भी निर्भर है कि भैया कुछ प्रॉब्लम ना हो, और अब प्रॉब्लम बाजार में चल ही रही है। तो हमारे पास होनी चाहिए, देखो यूएस से हो गया, यूरोप हो गया, अब यूरोप के साथ भी हमने समझौते कर रखे हैं और यूएस के साथ भी हमने समझौते कर रखे हैं। तो एक अच्छा आगे जाकर एक बेनिफिट जो है ट्राइडेंट को मिल सकता है, ये आप समझ कर चलें। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी जो है, कपास जो होता है ना, राव कॉटन और कच्चा कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव के इसके मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है, पड़ता ही है इसका, है ना। और ग्लोबल मंदी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें चलें, उसका भी असर इनके रेवेन्यू में पड़ता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के जो चेयरमैन थे राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया। इसका भी इनको बेनिफिट आगे मिल सकता है, क्योंकि रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तीसरी अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने अपना Q4 दे दिया, जिसके अंदर इसने मुनाफे में करीब करीब 24% की गिरावट कर दी है, और अंतरिम लाभांश ₹1.5 का दिया। 500 करोड़ रुपए ये एनसीडी के जरिए जुटाने की, फंड जुटाएगी, ये भी आप समझ कर चलना, इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। और एक और चीज़ हुई है, कंपनी के अंदर से निजी प्लेसमेंट के माध्यम से, जैसे कि ये जो 500 करोड़ जुटा रहे हैं उसका एक बेहतर है। और कंपनी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो फेरबदल हुए हैं। कौन से फेरबदल है? मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए मिस्टर दीपक नंदा को फिर से 3 साल के लिए एमडी नियुक्त किया गया है, और मिस्टर अभय शुक्ला को बड़े विलीन बिजनेस के नए सीईओ बनाया गया है। तो ये छोटी मोटी कंपनी में आपको एक बार बता दूं बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सपोर्ट देखो सर, अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो ये इसकी ऑर्डर बुक का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि इनको ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए, इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो उससे अंदाजा लगा नहीं सकते। अंदाजा इसकी सेल से लग रहा है कि काफ़ी ऑर्डर इनको मिलते होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ कर चल सकते हैं। और अगर हम देखें तो कंपनी एक्सपोर्ट हैवी कंपनी, यानी कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया 55 से 60% इसके रेवेन्यू में निर्यात की स्थितियां जुड़ती हैं। तो इससे आप स्थितियों को अपना बता सकते हैं कि विदेशों में, यानी कि ग्लोबल स्थितियों में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी तो ट्राइडेंट की स्थितियां भी आपको वैसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये निर्यात पर ही ज़्यादा निर्भर है, आप समझकर चल सकते हैं। और अमेरिका जैसे देश के अंदर 40% से ज़्यादा रेवेन्यू इसका जो निर्यात का है अमेरिका से आता है। तो ये भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप समझिए कंपनी बिल्कुल बेस्ट, फंडामेंटल बिल्कुल सही, कंपनी का रिजल्ट भी सही, और दूसरा कंपनी डिविडेंड भी देती है। पर जो चीज़ हम लेकर बैठे हैं कि जल्दी अमीर हो जाए, वैसा ऐसी कंपनी में होता नहीं है, लंबे समय देने पड़ते हैं। मार्केट कैप देखिए 12,358 करोड़ का, 24 रुपये का भी करीब शेयर चल रहा है, 34 रुपये का हाई था, इस तरह की चीज़ें। कंपनी डिविडेंड भी देती है। मार्च 2025 में 1,864 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी। और दूसरा अगर हम देखें तो मार्च 2026 में कंपनी ने अपनी सेल को कम कर दिया, 1,633 करोड़ की कंपनी फिर भी अब भी सेल कर रही है, और 102 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है। पिछले बार से क्वार्टर से कंपनी ग्रोथ की तरफ है। दिसंबर 2025 में 1,574 करोड़ गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने को अच्छी खासी मिल रही है। कंपनी के बाद 510 करोड़ की शेयर कैपिटल है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। रिजर्व कंपनी का देखें 4,262 करोड़ का है, उधार कंपनी में 1,829 करोड़ का है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। प्रमोटर को अपनी कंपनी में काफ़ी विश्वास है, 73.68% है। 3% एफआईज है। डीआईज कंपनी के अंदर 0.22% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 23% है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जहां पर कंपनी का फंडामेंटल मजबूत, और सारी स्थितियां किस वजह से कंपनी को निर्यात में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपको भी समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा
और उन्होंने कहा कि सर ये कुछ तगड़ा अपडेट आया है। किसमें? भेल में। और वो क्या तगड़ा अपडेट है, थोड़ा पहले से ये समझेंगे, फिर कंपनी के बारे में समझेंगे। महारत्न PSU यानी कि सरकारी कंपनी जो महारत्न है, 10,000 करोड़ तक का मेगा डिफेंस ऑर्डर नेवी से आ सकता है। खबर 2.4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। 2.4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और 10,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर नेवी से आ सकता है। देखो सर, जब ऐसी चीज़ होती है तो जरूरी नहीं कि इसको वो चीज़ें मिलेगी। विश्लेषण करने वाले उस चीज़ को देखते हैं कि पहले कंपनी ने वो वर्क किया है। अगर पहले कंपनी ने वर्क किया है तो 50% चांस हो जाता है कि ये भी कार्य जो है इस कंपनी को मिल सकता है। तो इस चीज़ पे चीज़ें चलती हैं। और अगर ये ऑर्डर आ सकता है तो कंपनी अगर ये ऑर्डर हासिल भी कर लेती है तो फिर वो शुरू कब से होगा भैया, इसमें भी साल हो जाते हैं। तो आपको ये भी समझना है। पर अगर ये बड़े बड़े ऑर्डर इस तरीके से कंपनी का नाम आता है तो कंपनी वहाँ आपको मजबूत देखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। BHEL जो हैवी इलेक्ट्रिक भारत हैवी इलेक्ट्रिक कंपनी है, भारत के स्वामित्व वाली एक महारत्न कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। सबसे बड़ा मुख्य काम इसका पता आपको क्या है? पावर सेक्टर का है। देश के अंदर, भारत के अंदर जो भी पावर उत्पन्न होती है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा भेल के उपकरणों से उत्पन्न होता है। यानी कि जितनी भी कंपनियां पावर पर वर्क कर रही है उसने कुछ ना कुछ भेल से वो चीज़ें की है, चाहे वो थर्मल पावर के लिए हो, चाहे बॉयलर के लिए हो, चाहे जनरेटर के लिए हो, कुछ ना कुछ उसने भेल से चीज़ें की है। तो भारत के अंदर पावर के अंदर इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भारत की आधे से ज़्यादा पावर में इसका नाम आ रहा है। समझ रहे? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसमें भेल के उपकरण धमाके मचाते रहते हैं। और हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा जनरेटर सप्लाई करती है और बड़ी टरबाइन भी सप्लाई करती है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटेल इंजीनियरिंग, भेल और L&T भी NHPC के लिए वर्क कर रहे हैं। NHPC जल विद्युत पर वर्क करती है। और रेलवे के लिए भी कंपनी वर्क करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी बिजली के इंजन के लिए EMU यानी कि लोकल ट्रेनों के लिए भी मोटर और इलेक्ट्रिक उपकरण बनाती है। और वंदे भारत के लिए भी कंपनी ऑर्डर जीतती रहती है। तो ये सारी चीज़ों में कंपनी वर्क करती है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी कंपनी वर्क करती है। उसके जैसे सोलर पावर प्लांट के लिए EPC के वर्क भी क्या है, भेल करती है। डिफेंस और एरोस्पेस, अब ये समझिए क्योंकि इससे ही जुड़ती ये न्यूज़ है। ये नौसेना इंडियन नेवी के युद्धपोतों के लिए खास गन SRGM सुपर रैपिड गन माउंट टर्बाइन और कास्टिंग का निर्माण करती है। इसरो के स्पेस मिशन के लिए भी ये विशेष बैटरी और स्पेस ग्रेड उपकरण सप्लाई करती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब उस न्यूज़ को फिर से विस्तार से समझेंगे क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिलने की एक उम्मीद है। भैया मिला नहीं है, उम्मीद है, ये आप समझ कर चलना। भेल सिर्फ बिजली के उपकरण ही नहीं बनाती है बल्कि ये नौसेना जहाज़ों के लिए मुख्य गन, सुपर रैपिड गन माउंट टर्बाइन और भारी कास्टिंग सप्लाई भी करती है। रक्षा मंत्रालय का मेक इन इंडिया पर पूरा जोर है और यही वजह से कि भेल जैसी घरेलू सरकारी कंपनियों को इसका सीधा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अब इसको पूर्णतया समझना है आपको। हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय नौसेना को अगले कुछ वर्षों में 35 से 40 स्वदेशी 40 MW मरीन गैस टरबाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ वर्षों में इनका इस्तेमाल युद्धपोत और नौसेना के बड़े जहाज़ों में किया जाएगा। भारत सरकार ने 2035 तक 50 से ज़्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। ऐसे में नेवी को भारी संख्या में हाई पावर मरीन इंजन और गैस टरबाइन की ज़रूरत होगी। इसी ज़रूरत को देखते हुए भेल का नाम चर्चा में आ गया है। समझ रहे? इतनी सी न्यूज़ थी, इसे इतना बड़ा मैंने आपको समझा दिया। इसलिए समझाया कि जब आप 10,000 करोड़ का ऑर्डर देखते हैं किसी कंपनी को मिल रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ये 10,000 करोड़ का ऑर्डर ये ले सकती है, कुछ बड़ी बात नहीं है, पर ये फ्यूचर की न्यूज़ हो रही है, ये मुझे समझाना था। और जितने चीज़ों में काम करती है नंबर 1। देखो तो इस कंपनी भेल को अभी बड़ी प्रॉब्लम से हम देख रहे थे जब कहा था कि चीनी कंपनियों को भारत के अंदर मंत्रालय सोच रहा है कि थोड़ा जो उनके हमने ब्लॉक कर रखा था वो खोल दिया जाए और कुछ परियोजना में वो भी भाग ले सकती हैं।
ऐसी न्यूज़ से इस कंपनी के शेयर टूट गए थे। और उस वक्त भी मैंने आपको इसकी खूबियाँ बताई थी, आज भी खूबियाँ बता रहा हूँ। मैं जितनी भी कंपनियों के वीडियो बना रहा हूँ सब साइकोलॉजी बेस, न्यूज़ बेस और खूबियाँ और जो निगेटिव वो सब बता देता हूँ, है ना। तो वही स्थितियाँ होती है जिससे हमें लग रहा है बाज़ार में कुछ एक सिस्टम है, एक सिस्टम ज़रूर है बाज़ार के अंदर कि कुछ दिनों तक कुछ अच्छा और फिर कुछ दिन तक कुछ बेकार, ये कुछ सिस्टम बैठता है। जैसे वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप की चीज़ों से देखने को मिलता है, बहुत चीज़ों से देखने को मिलता है। समझ आपकी है, समझ को और बढ़ाइए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिएगा, इनको रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।